can start a new chapter from Hindi medium. सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 साइंस 2 का दूसरा चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये चैप्टर का नाम क्या है, सजीवों में जीवन प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि हम दिन प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो भी एक प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। तो यहाँ पर जीवन की प्रक्रियाएं कहाँ है, तो जीवन की प्रक्रिया मतलब हमारे जीवन को चलाने वाली जो प्रक्रियाएं होती है उसे कहा जाता है जीवन प्रक्रिया। जैसे कि रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि हमारा जो हृदय होता है उस हृदय से हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, रक्त प्रवाह होता है, उसे कहा जाता है रक्त परिसंचरण। उत्सर्जन, जो भी हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना, इसे कहा जाता है उत्सर्जन। पाचन संस्थान, जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने का, उसे कहा जाता है पाचन संस्थान। सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये हमारे मस्तिष्क की होती है। तो ये सारी की सारी क्या है, एक प्रकार की जीवन प्रक्रिया है। अगर हमारे सजीवों में अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, तो सजीव की जो जीवन काल है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जीवन को जीवन चलाए रखने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उसे कहा जाता है जीवन प्रक्रिया। इसके पहले आपने 9th में पढ़ा था सजीवों में जीवन प्रक्रिया 15 चैप्टर में। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि उत्सर्जन कैसे होता है और मस्तिष्क हमारा कार्य कैसे करता है। तो हम 10th में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हैं। हमने पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, हम पार्ट 1 करेंगे। तो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में ये पूछा है कि हमें ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमें ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होता है और किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हमें ये चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है कि हमारे शरीर में ऊर्जा किसके द्वारा होता है और ऊर्जा की प्रक्रिया। दूसरा कि हमारे शरीर में कोशिका विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है और ये कितने प्रकार से होती है। यही दो चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें ऊर्जा भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप कोई भी कार्य करो, कार्य करने के पश्चात अगर आप थक जाते हो तो थक जाने के बाद आप क्या करते हो, भोजन ग्रहण करते हो। भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमें पुनः ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होता है, भोजन के द्वारा होता है। और ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो उसका आंसर है श्वसन के द्वारा। तो श्वसन क्या है, जहां पर हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, उच्छ्वास मतलब शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसे कहा जाता है श्वसन। अब श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। अगर ऑक्सी श्वसन की बात करूं तो आपको नाम में ही समझ में आ रहा है, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और अ मतलब होता है अनुपस्थिति, और उसके बाद बगल में ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। मतलब जिस श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा उसे कहा जाएगा ऑक्सी श्वसन। जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा उसे कहा जाएगा अनऑक्सी श्वसन। तो देखो मैंने लिखा है पहली पॉइंट में, जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होता है उस प्रक्रिया को ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया कही जाती है। जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे अनऑक्सी श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया कोशिका अब देखिए सबसे पहले ये हमें पता चला कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है। अब ये हमारे शरीर में होता कहां पर है, तो आप सभी को पता है ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक होता है और ये कोशिका का कोशिका द्रव होता है। तो ऑक्सी श्वसन कहां पर होता है, कोशिका के कोशिका द्रव ये वाले भाग में होता है। और तंतु कणिका, कुछ हमारे शरीर में इस तरह से एक तंतु कणिका होती है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करती है। लेकिन अगर उसी के कंपेयर में हम बात करें अनऑक्सी श्वसन की, तो अनऑक्सी श्वसन प्रक्रिया कोशिका के केवल कहां पर होती है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव मतलब केवल और केवल यहां पर होता है। तो अनऑक्सी श्वसन केवल कोशिका द्रव में क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि अनऑक्सी श्वसन जिन भी सजीवों में होता है उन सजीवों में ये तंतु कणिका क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, इसलिए उनमें ऑक्सी श्वसन करने की क्षमता नहीं होती। ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम कार्य ज्यादा करते हैं तो हम भोजन भी करते हैं, भोजन करने के पश्चात भी हम कार्य कर लेते हैं, तो हम
कौन सी प्रक्रिया करते हैं? ऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण प्रक्रिया में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है और अनऑक्सीशोषण में ऊर्जा अल्प मात्रा में बनता है। ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीकरण में जाता है और अनऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। एक ग्लूकोज से एटीपी के 38 अणु प्राप्त होते हैं ऑक्सीशोषण में और एक ग्लूकोज से 2 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं अनऑक्सीशोषण में। अभी अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो यहां पर उदाहरण में जो उच्च स्तरीय वनस्पति और प्राणी ये क्या करते हैं? ऑक्सीशोषण करते हैं। उदाहरण निम्न स्तरीय जीव जैसे जीवाणु ये क्या करते हैं? अनऑक्सीशोषण करते हैं। अब हमें भोजन से मतलब भोजन में क्या होता है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भोजन के अंदर क्या होते हैं? पोषण। क्या होते हैं? पोषण। ये जो पोषण होता है वो पोषण कुछ इस प्रकार से है जैसे कार्बोज, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ और जीवन सत्व। तो जिसमें से हमें जीवन सत्व के द्वारा कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन भोजन के द्वारा जीवन सत्व भी हमें प्राप्त होता है। हमें ऊर्जा की प्राप्ति केवल कार्बोज, प्रोटीन और स्निग्ध पदार्थ के द्वारा ही किया जाता है। तो जैसे कि कार्बोज में क्या आता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही एक ऐसी पोषण होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात अब देखिए उसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, चर्बी युक्त संयोजक। तो ये क्या होता है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कब बनता है? तो जब हम अत्यधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात हम पूरी ऊर्जा का यूज तो नहीं करते, इसीलिए हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित हो जाती है। जैसे कि अगर उदाहरण दो तो उदाहरण में क्या होता है कि जैसे पापा मम्मी को पैसे देते हैं तो मम्मी क्या करती है? पैसे को संभाल कर रखती है, बचा कर रखती है कि कभी फ्यूचर में अगर आवश्यकता पड़ी तो उन पैसों का यूज किया जा सके। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी हमारे मम्मी की तरह होता है। क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात अगर जो भी चीजें हमारे शरीर में मतलब अत्यधिक हो जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है? संग्रहित कर दिया जाता है। संग्रहित करने के पश्चात जैसे कि अगर ग्लूकोज हमारे शरीर में अत्यधिक हो गया तो उसका रूपांतरण ग्लाइकोजन में कर दिया जाएगा। प्रोटीन अगर अत्यधिक है तो उसका रूपांतरण अमीनो अम्ल में कर दिया जाएगा। स्निग्ध पदार्थ अगर ज्यादा हो गया तो उसका रूपांतरण चर्बी युक्त संयोजी ऊतक में कर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे तो जैसे कार्बोज से हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है और स्निग्ध पदार्थ में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे कि अगर हम देख रहे हैं तो कार्बोज से हमें 4 मिल रहा है और प्रोटीन से हमें 4, लेकिन स्निग्ध पदार्थ से कितने मिल रहे हैं? केवल 9। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो हमें स्निग्ध पदार्थ तेल, बटर ये सब के द्वारा प्राप्त होता है। तो होना क्या चाहिए कि अगर जब हम बीमार पड़ते हैं तो इससे हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? हमें ये सारी चीजें खाने के लिए बोलना चाहिए, लेकिन वो तेल वाली चीजें या ये सब चीज बटर ये सारी चीजें क्या करता है? मना करता है। क्यों करता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। उसके बाद आते हैं जीवन सत्व पर। जीवन सत्व 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E and K। लेकिन वो जीवन सत्व भी 2 प्रकार में विभाजित होते हैं। एक होता है जलीय घुलनशील, जलीय मतलब जो पानी में घुल जाए, और दूसरे होते हैं स्निग्ध घुलनशील जो कि वसा या तेल में घुल जाए, उसे कहता है स्निग्ध घुलनशील। जलीय घुलनशील की बात की जाए तो जल में घुलने वाले कौन कौन से हैं? B और C। स्निग्ध घुलनशील की बात की जाए तो A, D, E और K। तो इस तरह से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अभी मैंने ऑक्सीशोषण में बताया ये सारी चीजें होती है, लेकिन ऑक्सीशोषण में हमारे पास 3 चरण के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अनऑक्सीशोषण में 2 चरण के द्वारा। तो वो हम अभी देखेंगे कुछ समय।